दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जब संसद ही डरी होगी तो इस देश में कौन सा नागरिक खौफजदा नहीं होगा? या फिर जो सवाल संसद के भीतर उठने चाहिए, अगर डरी हुई संसद के भीतर सांसद की जुबान से वो सवाल ना उठ पा रहे हो, उसके भीतर इस देश की जनता के अंदर समाया हुआ खौफ जो है वो शब्दों के तौर पर संसद के भीतर ही निकल ना पा रहा हो। ऐसे ऐसे सवाल इस दौर में लगातार पनपे हैं जिस दौर में संसद ठप पड़ी हुई थी। मार्च के बाद से इस देश की संसद ने काम करना बंद कर दिया था क्योंकि इस देश के भीतर में महामारी थी। लेकिन उस महामारी से लड़ने के लिए हमने क्या क्या उपाय किए, हमारे पास कैसे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर थे। इस दौर में जितनी विपत्ति इस देश के लोगों ने भोगी है वह भी सरकार के गलत ऐलान, गलत नीतियों की वजह से वह भी संसद के भीतर सवाल बनकर उभर नहीं पाई। तो इसके मतलब क्या है? क्योंकि संसद जब कमजोर है, सांसद जब डरा हुआ है, तो फिर देश का नागरिक कैसे मजबूत होगा? आज इस सवाल की जरूरत इसलिए भी आन पड़ी है क्योंकि जिन सवालों को लेकर लगातार ये सवाल हो रहे थे कि क्या वाकई इस देश की संसद जब सजेगी तो कोई पूछेगा कि प्रवासी मजदूरों की नब्ज पर किसी ने उंगलियां रखी हैं और उनकी धड़कनों को महसूस किया है? 2 जून की रोटी की व्यवस्था इस देश में बेरोजगारी के आलम में कैसी विपत्ति के तौर पर पूरे देश को अपना ग्रास बना रही है? कोई सवाल उठाएगा? कोई सवाल उठाएगा कि कॉरपोरेट हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कितनी बड़ी तादाद में वहां पर रोजगार की कमी तो दूर, जो रोजगार था वह भी छिनते चला गया। संसद के भीतर में कोई आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। यह कैसी परिस्थिति है जिसमें लगता ऐसे है कि दिन के उजाले में इस देश के लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। आधी रात के वक्त की आजादी, ट्रस्ट फॉर डेस्टिनी, हर किसी को याद होगा। और हमको लगता है कि इस नियति से किए गए वादे के उस हिस्से को भी सुन लीजिए जिसका जिक्र किया गया था ट्रस्ट विद डेस्टिनी में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उन्होंने तो इस देश के लोगों से वादा किया था, अपने संघर्ष के साथ आजादी के संघर्ष को समाहित करते हुए आने वाले वक्त में जो संघर्ष का सामना इस देश की जनता को करना है, उसका जिक्र 15 अगस्त 1947 को आधी रात के वक्त हुआ था। लेकिन क्या वाकई 2020 आते आते उसी संसद के भीतर कोई सवाल नहीं है? और जो चीजें रखी जा रही है वो बताई जा रही है कि हमने इतनी उपलब्धियां हासिल कर ली। हमको लगता है इसकी 4 लाइन जो 1947 में उस वक्त के प्रधानमंत्री मोदी ने जब इस बात का जिक्र किया था कि यह भविष्य आराम करने या चैन से बैठने का नहीं है बल्कि सतत प्रयास करने का है, ताकि हमारे द्वारा बारंबार की गई प्रतिज्ञा जो आज एक बार फिर वही प्रतिज्ञा करेंगे उसे पूरा कर सकें। क्योंकि भारत की सेवा का मतलब लाखों पीड़ित लोगों की सेवा करना है। इसका मतलब गरीबी, अज्ञानता, बीमारी, अवसर की असमानता को समाप्त करना है। हमारी पीढ़ी के सबसे महानतम व्यक्ति की महत्वाकांक्षा हर आंख में एक एक आंसू पोंछने की हो सकती है। यह कार्य हमारे लिए संभव चाहे ना हो, लेकिन जब तक पीड़ितों के आंसू खत्म नहीं हो जाते तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। यह जो भाषण का हिस्सा है जो 1947 में दिया गया, क्या मौजूदा वक्त में हम ये सवाल कर सकते हैं कि यह वही संसद है, वही संसदीय प्रणाली है? स्वतंत्रता का मतलब यही है और सत्ता की जिम्मेदारी यही है। आज इस बात का जिक्र इसलिए भी करने की जरूरत है क्योंकि इस दौर में संविधान की व्याख्या करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, इस दौर में 2-3 ऐसे फैसले आए हैं जो इसी दौर में आए हैं जो वाकई आपको भीतर से डिगा देंगे कि आखिर संविधान की व्याख्या करने वाली सुप्रीम कोर्ट भी संविधान के खिलाफ कैसे जा सकती है। और मौजूदा वक्त में जब सरकार जिन निर्णयों का ऐलान कर रही है, सुप्रीम कोर्ट उस पर से भी आंख मूंद लेती है क्योंकि सत्ता ऐलान कुछ और करती है, चाहती कुछ और है। ऐलान इस रूप में भी करती है कि सीधे तौर पर आपको लगे कि आपका कोई हक नहीं है। डरी हुई संसद और डरा हुआ देश, रात के अंधेरे में आजादी का जश्न और दिन के उजाले में लोकतंत्र को दफन करने की कोशिश कैसे होती है, जरा सिलसिलेवार तरीके से देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया, जब सुप्रीम कोर्ट के पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहुंचा और उसने बोला कि जितना पैसा कर्ज में दिया जा रहा है, अगर 90 दिन जो निर्धारित
वक्त होता है उसमें जो लोग पैसा नहीं लौटा पाएंगे तो उनको कम से कम एनपीए तो घोषित कर दीजिए, जिससे बैंकों को राहत मिले कि यह कर्ज के तौर पर नहीं लौटेगा। 31 अगस्त आखिर तारीख थी, जिस बात का डर था सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको बढ़ा दीजिए। और अभी ऐलान मत कीजिए बैंकों का एनपीए कितना बढ़ा है, इससे बड़ी अफरा तफरी मच जाएगी। हम इसका फैसला 28 तारीख को फिर जब सुप्रीम कोर्ट लगेगी तब सुनवाई करेंगे। यानी अभी तक हम लोग आंकड़ों का खेल देख रहे थे। अगर हम अब आपसे यह कहें, अब आपके सामने जितने लोगों ने कर्ज लिया है वो कर्ज लेकर कितना लूटकर चले गए, उसके डाटा आपके पास नहीं आएंगे। जितना बैंकों पर बोझ पड़ा है उसका कोई डाटा आपके पास नहीं आएगा। जो कर्ज नहीं लौटा पा रहे हैं और बैंक अपने तौर पर बतलाना चाहते हैं रिजर्व बैंक को भी कि हमसे इतना पैसा ले लिया गया और लौटाया नहीं जा रहा है, वह भी उस पीरियड में जिस पीरियड में सरकार ने बैंकों से कहा आप दरवाजे खोल दीजिए, खूब लोन दीजिए। लोन देने को बैंक तैयार हैं, लोन लेने को कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रियलिस्ट और एमएसएमई भी तैयार नहीं है, क्योंकि इस देश की इकोनॉमी सिकुड़ चुकी है। वो कौन सा माल बनाएंगे जो बाजार में बिक जाए? किट बिक जाएगा, मास्क बिक जाएगा, हाथ सफाई का साबुन बिक जाएगा, हाथ सफाई का अल्कोहल बिक जाएगा। उसके बाद यानी देश की इकोनॉमी इस महामारी से जूझने के लिए तैयार किए गए उन इक्विपमेंट्स को ही इकोनॉमी मान ले रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मत बताइए, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब अगली सुनवाई 28 तारीख को करेंगे और उसमें इस बात को भी तय करेंगे कि इस दौर में जो कर्ज नहीं लौटा पाए उनका इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लिया जाए या ना लिया जाए, इस पर भी फैसला होगा। जो अलग अलग विदेशी कंपनियां होती हैं जो कि मापदंड तय करती है देश की इकोनॉमी, क्या वो तय किया उसको खरा माना जाए ना माना जाए, इस पर भी बहस कर लेंगे। लेकिन अभी आप एनपीए के तौर पर मत घोषित। इतना ही नहीं, इसके पैरेलल में सरकार ने अपने तौर पर कहा कि जो लोग कर्ज लेकर खुद को दिवालिया घोषित कर देते हैं उनके बारे में भी कोई जानकारी अभी नहीं आएगी, जिसको हम लोग इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड कहते हैं, उसके तहत भी जानकारी नहीं आएगी। और तो और एनसीएलटी यानी जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, जिसमें ये दिवालिया हुई कंपनियां जाती हैं कि अब हमको सेल कर दो, किसी तरीके से निपटाओ और दूसरे को बेच दो, हमारे पास जो पैसा रहने दो क्योंकि हम तो दिवालिया हो गए हैं, वह भी अभी चीजें सामने नहीं आएंगी। यानी आपके पास कोई नहीं आएगा। हम आपको एक और जानकारी दें कि इस देश को सिर्फ बैंक और नोट छापने से कैसे चलाया जा रहा है, उससे पहले एक निर्णय और सुनिए, क्योंकि सरकार ने कहा महामारी का वक्त है, घर से मत निकलिए। सरकार ने कहा इस देश के भीतर में जो इस महामारी का जो एक्ट लागू है, जो उसको अनदेखा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह सरकार द्वारा किया गया कथन है, सरकार ने अपने तौर पर कहा है। लेकिन अगर सरकार इस बात का जिक्र करती है कि अगर कोई बाहर निकलेगा और इस देश के भीतर में कानून भी लागू है, जो देश में महामारी अधिनियम जिसको कहते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन भी लागू है, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय लेता है कि रेलवे के किनारे जो खड़ी हुई लगभग 50,000 झुग्गियां हैं दिल्ली में, उसको खत्म कीजिए, यानी उनको बेघर कर दीजिए, कोई अल्टरनेटिव क्रिएट मत कीजिए। यानी वैकल्पिक तौर पर घर नहीं देंगे, लेकिन जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं उनके घर को हटाइए, क्योंकि वो रेलवे की जमीन है। ऐसा नहीं है इससे पहले नहीं ऐलान किया गया, ऐलान किया गया और यह मामला अदालतों में गया, सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, वहां से स्टे भी मिला है और वो अभी भी स्टे कंटिन्यू कर रहा है। कई कॉलोनियां हैं, शकूर बस्ती रेलवे की जमीन थी, 2015 में उजाड़ दी गई, 2016 में सब अदालत पहुंच गए। अदालत में पहुंचने के बाद स्टे 3 साल का लगाया गया, फिर फैसला झुग्गी झोंपड़ी के अनुकूल आ गया। 2017 में याद कीजिए जो मिठाई पुल के नाम से जाना जाता है, वो मामला भी 2017 में अदालत में चला गया, स्टे लग गया। 2019 में सफदरजंग की कॉलोनी, उसको भी अदालत में जाना पड़ा, उधर भी स्टे। दिल्ली के भीतर ही मानसरोवर पार्क है, भीमनगर है, नांगलोई है, मद्रासी कैंप है, मायापुरी, अलग अलग जगहों की जो फहरिस्त है जो अदालतों में पहुंची हुई है उसकी जानकारी हम दे रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दौर में डिसीजन दिया है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या है? संविधान इस बात की व्याख्या करता है कि आपको रहने का हक भी मिलना चाहिए, यानी यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो घर की व्यवस्था मुहैया कराए। लेकिन यहां तो चीजें उलट रास्ते चल पड़ी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट अब बिल्कुल सरकार के सामने आंख मूंद कर खड़ी है, या सुप्रीम कोर्ट भी व्याख्या इस देश की उसी अनुसार करना चाहती है जिस लिहाज से राजनीतिक सत्ता सोचती है? क्योंकि राजनीतिक सत्ता शब्द आते ही जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जरा समझिए ये देश चल कैसे रहा है, उसके बाद हम बताएंगे कि किस रूप में हम लोग लोकतंत्र की हत्या दिन दहाड़े करते हैं। रात के अंधेरे की, उजाले की
और आजादी का जो हिस्सा था वो कैसे दिन के उजाले में चुरा लिया गया, ये बताएंगे। लेकिन बैंकों के जरिए यानी बैंकों की जानकारी ही जब जनता के सामने नहीं आएगी तो जो जनता अपना पैसा बैंकों में जमा करती है, इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसका जब डाटा निकलना शुरू हुआ, बार बार लोग कहते हैं कि मनमोहन सिंह के काल का भी जिक्र कर दिया कीजिए, तो हमको लगता है सुनिए जरा। 2008 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार का जो एनपीए था वो बैंकों में जमा पैसे का 2.3% से 3.8% तक पहुंचा। यानी 2008 में 2.3%, सरकार जब जा रही थी तब 3.8% पहुंचा। लेकिन मोदी सरकार में 2014 में जो 3.8% उसके हाथ में आया वो बढ़कर 12% तक पहुंच चुका है। और ये डाटा 12% दिसंबर 2019 का है और माना जा रहा है कि 2021 में ये लगभग 20 लाख करोड़ पार कर जाएगा। 20 लाख करोड़ का मतलब है ये लगभग 16% से ज्यादा होगा। यह स्थिति होने वाली है। अब देखिए, जो रिकवरी होती थी यानी जिसको कर्ज दिया गया मनमोहन सिंह के पीरियड में 2008 से 2013 तक 1.1% औसत है। अगर 1% 2014 तक पहुंचा था जो रिकवरी वो बैंक कर दिए गए कर्ज की कर पा रही थी। 2014 के बाद क्या हुआ, ये 1% की रिकवरी घटते घटते 0.2% पे आ गई। यानी आप रिकवरी भी नहीं कर रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं। जो लोग कहते हैं ना कि उस दौर में चूंकि इतना कांग्रेस सरकार ने रायता फैला दिया था बैंकों के जरिए कि उसका इंटरेस्ट बढ़ के एनपीए बढ़ाता चला गया, तो उसका सच भी जान लीजिए। जो एनपीए के जो कार्ड होल्डर हैं, जिनके अकाउंट्स हैं, उनकी संख्या 2014 में जब मनमोहन सिंह की सरकार जा रही थी उस वक्त 2,08,035 थे। लेकिन आज की तारीख में यानी दिसंबर 2019 में वो 2 लाख बढ़कर 6 लाख से ज्यादा हो गए हैं। 6,17,306 हो गए अकाउंट्स हैं। सिर्फ संख्या के तौर पर आइएगा तो इतनी बड़ी तादाद में एनपीए लगातार जो बढ़ता चला गया उसको भी आप देखिए। 2013 में एनपीए 2,05,000, 2014 में एनपीए 2,84,000। उसके बाद रफ्तार देखिए, 2015 में 3,84,000, 2016 में 6,84,000, 2017 में 9 लाख करोड़ रुपया, ये सारे लाख करोड़ में है। 2018 में 12 लाख करोड़ हो गया। 2019 में 11,73,000 बोला गया, कुछ कम हो गया है, लेकिन 2020 में सारे आंकड़े ध्वस्त हो जाएंगे। इतनी बड़ी तादाद में एनपीए बढ़ता चला गया है। अब सवाल था कि बैंकों के बुक को ठीक करने के लिए रिटर्न ऑफ किया जाता है, यानी सरकार कहती है इसको आप बुक से हटा दीजिए, वसूली करने का प्रयास करते रहिएगा, लेकिन आप हटा दीजिए, जनता को मत बताइए। 11,000 करोड़ रुपया 2013 में माफ किया गया था, 20,000 करोड़ रुपया 2014 में। इन दोनों को आप मनमोहन सिंह के खाते में जोड़ दीजिए और 2015 से खेल देखना शुरू कीजिए। 2015 में 60,000 करोड़ जो रिटर्न ऑफ किया गया, उसके बाद 73,000 करोड़, फिर 1,08,000 करोड़, फिर 1,63,000 करोड़, और 2018-19 में जब इलेक्शन ईयर आ गया तो 2,37,000 करोड़ एक साथ माफ कर दिया गया। यानी मोदी गवर्नमेंट के दौर में 6,61,000 करोड़ रुपए रिटर्न ऑफ किए गए। बात इससे भी नहीं भर रही हो क्योंकि अब ये आंकड़े आपके पास आएंगे नहीं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है रोक दो, अभी आरबीआई भी चाह रहा है रुके रहे तो ठीक है, लेकिन चूंकि उसको बैंकों को संभालना है तो बार बार अदालत के हिस्से में चला जाता है और चूंकि बैंक डूब जाएंगे। लेकिन सरकार के सारे लोग तो बैंक के बोर्ड्स में हैं और बोर्ड जो निर्णय लेता है उसको वहां के जो चेयरमैन होते हैं उसको मानना पड़ता है। सारी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हो चली है। लेकिन अब ये देखिए कि जो हम लोग फ्रॉड का जिक्र भी करते हैं कि बैंकिंग फ्रॉड कितनी बड़ी तादाद में बढ़ गया है। नंबर ऑफ फ्रॉड्स 2013 में लगभग 4,300 थे, 2014 में 4,600 थे, जो कि 2019 में पहुंचते पहुंचते 85,000 हो गए। रकम नहीं है, यह फ्रॉड की संख्या है। रकम जानना चाहते हैं तो सोचिए कि उस समय 2013 में 10,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ, 2014 में 19,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ। लेकिन जब आप रफ्तार सुनेंगे और 2019 तक आएंगे तो 1,85,000 करोड़ का फ्रॉड सिर्फ 2019 में हो गया। यह डाटा नहीं आएगा सुप्रीम कोर्ट को क्या यह नहीं समझना चाहिए? ठीक उसी तरीके से संसद में बैठे हुए सांसदों को क्या यह नहीं आवाज उठानी चाहिए कि आपने जो लॉकडाउन किया वो कितना बड़ा फ्रॉड था?
आपने जो इस देश के भीतर में प्रवासी मजदूरों के सामने जिंदगी मौत की परिस्थिति लाकर खड़ी कर दी, वो कितनी बड़ी त्रासदी बल्कि इस देश में क्राइम है कि आप ये कह नहीं सकते हैं। 2 जून की रोटी की मुहैया जो आपने 5 किलो अनाज के तौर पर दी है, वह भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा, यह भी सच है, क्या ये कह नहीं सकते हैं? राशन दुकान से अनाज जो मिलता है उसको 6 राज्यों ने उठाया तक नहीं है जितना उठाना चाहिए, उसका लगभग 60% नहीं उठाया है। ऐसी तादाद लगभग अनेक राज्य में है जहां पर 75% ही उठाया गया, यानी 25% नहीं उठाया गया। इसका मतलब है कि इस देश में राशन कार्ड होल्डर भी पूरा राशन नहीं ले पा रहे हैं, उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्या सांसदों को यह सवाल नहीं उठाना चाहिए? आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम ट्रस्ट फॉर डायनेस्टी में बात कर रहे हैं, डायनेस्टी में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आप इस देश के गरीबों को आंसू नहीं निकलने देंगे, और यहां तो आंसू दूर की बात है और उस समय असमानता दूर करने का जिक्र, वह भी एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पर। लेकिन आज की तारीख में इस महामारी के दौर में हेल्थ सेक्टर में ही सबसे ज्यादा असमानता है। पास में पैसा है तो इलाज होगा, सरकारी अस्पताल में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। क्या यह सांसद सवाल नहीं उठाएंगे? क्योंकि 22 मार्च के बाद से तो संसद लगी नहीं थी, और इस दौर में इस देश ने जो भोगा है उससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल अगर पार्लियामेंट के भीतर नहीं उठ रहा है, क्वेश्चन आवर खत्म हो गया, वो एक टेक्निकल चीजें छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए उसको। लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप इस देश के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कम से कम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का कच्चा चिट्ठा लेकर बैठते और कहते कि संसद तब शुरू होगी जिस रूप में आप चलाना चाहते हैं, उसको हम तब चलने देंगे जब हमारे यहां के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की परिस्थिति को आप सुन तो लीजिए, क्योंकि कम से कम उसको स्पेस लोकसभा चैनल और राज्यसभा चैनल पर तो मिल जाएगा। वहां तो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, क्योंकि इस देश का मीडिया तो उस दर्द को दिखाने नहीं जाएगा। तो ये कौन सी परिस्थिति अगर इस देश के भीतर में इसी दौर में जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनकी गिरफ्तारी जिस रूप में हो रही है, सरकार से सवाल पूछने वाले लोगों की गिरफ्तारी जिस रूप में हो रही है, अगर इस गिरफ्तारी की परिस्थिति में नाम का जिक्र ना भी करें तो फिर उन नामों का तो जिक्र कर ले जो कि बिल्कुल बीजेपी से जुड़े हुए थे, सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, और जिन्होंने खुले तौर पर कैमरे के सामने, न्यूज चैनलों के कैमरे के सामने, जिसे बार बार ना सिर्फ दिखाया गया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया मंच पर भी उन चीजों की तूती बोलती है कि यह देखिए इस देश के भीतर में कैसे जहर उड़ेला जाता है। लेकिन इन बातों का जिक्र नहीं हुआ। डेमोक्रेसी की हत्या दिन के उजाले में हो रही है। संसद 4 घंटे जो चली, उस 4 घंटे में सिर्फ डेमोक्रेसी की ही मौत हो रही थी। लेकिन हम कहेंगे नहीं, लोकतंत्र के मंदिर का मतलब एक कवच लगा लेना है और उस कवच के जरिए इस बात का एहसास कराना है, देखिए हम कितनी सुरक्षा को लेकर अपने तौर पर सक्रिय हैं। यह कैसी सुरक्षा है और यह कैसा तंत्र है? क्योंकि जिस लोकतंत्र को, जो बेहतरीन तंत्र नेहरू ने अपने तौर पर माना था और उस समय उन्होंने जो कहा था, हमको लगता है वह भी उस भाषण का वो हिस्सा था, उसको भी आपको सुनना चाहिए कि डेमोक्रेसी इज गुड, आई से दिस बिकॉज अदर सिस्टम आर वर्स। लेकिन किसे पता था कि डेमोक्रेसी को ही नए तरीके से परिभाषित कर दिया जाएगा और वो एक वर्स होने की स्थिति में आ जाएगी। इन बातों का जिक्र आज इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग जहां पर खड़े हैं उसमें इस देश के भीतर में संविधान की व्याख्या करने वाली सुप्रीम कोर्ट संविधान से मिले जनता के हक को ही अगर दबाने लग जाए, इस देश की नौकरशाही अगर आंख मूंद कर सत्ता के लिए ही सिर्फ जीने लग जाए और इंस्टीट्यूशन सारे के सारे सिर्फ इस बात का ढोल पीटने में लग जाए कि जो हो रहा है श्रेष्ठ हो रहा है, इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं हो सकता है, तो फिर डेमोक्रेसी कहां पर है? और ये कौन से लोकतंत्र, कौन सी पार्लियामेंट का हम लोग जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि धीरे धीरे देश जब खत्म हो रहा है तो इस बात का जिक्र देखिए बार बार होता था कि हम कोई राष्ट्रवादी प्रणाली ले आएंगे। इस देश में राष्ट्रीय प्रणाली नहीं आएगी, यानी राष्ट्रपति प्रणाली नहीं आएगी। इस देश में कौन सी राष्ट्रपति प्रणाली होगी जिसमें 23 करोड़ वोट मिलने के बाद आप पूरे देश में सत्ता में शासन कर लें? यह संसदीय प्रणाली और लोकतंत्र की वह कमजोरी हो गई जिसमें आप इतनी सारे राजनीतिक दल इस देश के भीतर में बिखरे पड़े हैं जो कि अपने अपने इलाकों में अपने अपने समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन जब आप संसदीय प्रणाली को जीते हैं तो आपके पास जो संख्या होती है, अगर उस तुलना में जरा एक भी वोट ज्यादा है और वो ओवरऑल परसेंटेज 50 तो दूर और भी कम हो तो भी ठीक चलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम 90 करोड़ वोटर थे, आपको 23 करोड़ लोगों का वोट मिला। लेकिन आप सत्ता में ठसक के साथ हैं, जो मनचाहे निर्णय करने की स्थिति में। कांग्रेस को भी 11 करोड़ वोट मिला, बाकियों को भी तो वोट मिला है। कई राजनीतिक दल हैं जिनको 1 से 2 करोड़ के बीच में वोट मिला है, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि संसद के भीतर
जो सांसदों की आवाज है वो गुम हो गई है। वो इसलिए गुम हो गई है क्योंकि वो इस बात को जीने के आदी हो गए थे कि लोकतंत्र का मतलब पार्लियामेंट में सवालों को उठाना है और सामने बैठे सत्ताधारी दल से आए बाएं साएं कोई भी जवाब सुन के चुप बैठ जाना ही लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र नहीं है। यहां पर है कि लोगों की स्थितियों को आपको अपने भीतर पहले महसूस करना होगा। उस स्थितियों को बताते वक्त आप उस वैसे रास्ते को खोजना चाहेंगे, तभी संसदीय अलग अलग पार्टियों के भीतर से लोग चुनकर जो समितियां बनती हैं वो इसीलिए बनाई जाती है और उसमें राज्यसभा के लेकिन एक नई स्थिति आ गई है जिसमें कोई महत्व ही नहीं बचा है। और हम जब इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हम लोग एक ऐसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में मेस पैदा करने की स्थिति में आ गए हैं जो राजनीतिक सत्ता मौजूदा वक्त में कम से कम है ये चाहती है कि ऐसा मेस फैल जाए जिसमें उसकी सत्ता मजबूती के साथ टिकी रहे और बाकी स्थितियां चाहे वो अराजक स्थिति में हो जाए, चाहे वो अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस में आ जाए, लेकिन वह चीजें मेस के तौर पर यानी रायता कुछ इस तरीके से फैल जाए जिसमें आपको कुछ दिखाई ही ना दे। हम एक ऐसी स्थिति में आकर खड़े हो गए हैं और इन बातों का जिक्र हमें लगता है कि ये बहुत धीरे धीरे समझेंगे क्योंकि स्टेज बाय स्टेज चीजें होती है। न्यायपालिका अगर मैनेज कर ली जाए, इस देश की ब्यूरोक्रेसी को मैनेज कर लिया जाए, इस देश में एजुकेशन सिस्टम को मैनेज कर लिया जाए, इस देश के भीतर में यूनिवर्सिटीज को आप अपने तौर पर मैनेज कर रहे हैं, इस देश के भीतर में न्यायपालिका नौकरशाही, यहां तक कि हमें लगता है कि जिक्र कभी कभी सेना का भी होना चाहिए। सेना में राष्ट्रपति को माना गया था सर्वोपरि, लेकिन अब जो चूंकि जनरल की एक नियुक्ति हुई है जो तीनों कमांड्स जो होते हैं जल थल वायु उनका एक हेड के तौर पर है, वो हेड नियुक्त जाहिर है पीएमओ के जरिए हुआ क्योंकि भारतीय संविधान के भीतर में राष्ट्रपति जो होता है वो रबर स्टाम्प के तौर पर माना जाता है। इसी तरीके से अगर सारी फील्ड को मैनेज कर लिया जाए जो बहुत आसान है तो चीजें बचेंगी कहां और किस रूप में बचेंगी। और पार्लियामेंट के भीतर में सोचिए कि हफ्ते भर पहले 10 दिन पहले की बात है, हमने देखा गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया। उस नोटिफिकेशन में जिक्र क्या किया गया था, ये 4 सितंबर का सरकार का अपना नोटिफिकेशन है, जरा सुन लीजिए हम लोग किस स्थिति में हैं जिससे आप कल्पना कर पाएंगे कि सरकार का खजाना भी खाली है, सरकार क्राइसिस को भी समझ रही है लेकिन उन क्राइसिस से लड़ा कैसे जाए उसके पास कोई विजन नहीं है, वो उसमें नहीं इन्वॉल्व करना चाहती अर्थशास्त्री को लिए। उसके लिए तो बेहतरीन जो कैबिनेट है उसमें फिल्मी कलाकार हैं, बेस्ट जर्नलिस्ट अक्षय कुमार है, बेस्ट एक्टिविस्ट जो है वो कंगना रनावत, ऐसी फहरिस्तों का जिक्र भी करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। जरा नोटिफिकेशन देखिए जो ऑफिशियल मेमोरेंडम जारी हुआ ये 4 तारीख को। सेक्रेटरी हैं एक्सपेंडिचर के टीवी सोमनाथम, उन्होंने इसको जारी किया गया और उन्होंने इसमें जो जिनको कॉपी भेजी गई है उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के, प्रिंसिपल एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, उसमें सीईओ है नीति आयोग के, उसमें सभी फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, सबको भेजा। उसमें लिखा हुआ गया है, उसमें लिखा गया बहुत क्राइसिस का वक्त है, इतने क्राइसिस का वक्त है कि अब आप किताब बुकलेट इन सब छापना बंद कीजिए जो विदेशी कागज पे छपता था, हम उसका पैसा वहन करने की स्थिति में नहीं है, मत छापिए। जो भी सेलिब्रेशन होता था कि 1 साल इसका हो गया 2 साल उसका हो गया इस मिनिस्ट्री में, इस सेलिब्रेशंस कोई नहीं चलेगा। कोई भी जो बैज जो दिया जाता था यहां लटकाने के लिए और बैग दिया जाता था या मेमेंटो दिया जाता था गिफ्ट के तौर पर, कुछ नहीं दीजिए, पैसा हमारे पास नहीं है। कंसल्टिंग तौर पर भी किसी की भी नियुक्ति मत कीजिए और किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी नई नियुक्ति मत कीजिए। यानी बेरोजगारी में देश मर रहा है और यहां पर स्थिति यह है कि हम किसी को रखने के लिए, जिसका जिक्र हम बार बार आपसे कर रहे हैं, स्थिति ऐसी आ जाएगी कि वेतन देना और पेंशन देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भी मुश्किल आसान हो जाएगी क्योंकि आप इनसे इस दौर में कोई काम ही नहीं लेंगे। हमारी ब्यूरोक्रेसी इस देश में क्या काम कर रही है कि पूछ के तो देखे उसने कौन सा काम किया है, जबकि इस देश का सच यह है कि हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो -10 में पहुंच गया है, उत्पादन हो नहीं पा रहा है, सर्विस सेक्टर नीचे चला गया है, एग्रीकल्चर पे सब चीज आपने बोझ लाद दिया है जो कि अपने तौर पर जिसकी विकास दर 3.7% इस क्वार्टर में है, लेकिन ओवरऑल 2014 से जब आप टटोलना शुरू करेंगे तो विकास दर 1.4% रही है एग्रीकल्चर की। ये कैसी डेमोक्रेसी के भीतर में कौन सा अनूठा सच है लोकतंत्र का। और आखिरी बात, अगर इस देश की संसद ही डरपोक निकली, इस देश के सांसदों की जुबान ही नहीं खुली, यही स्थिति विधानसभाओं में होगी। इसका मतलब यह है कि यह एक क्लास है पॉलिटिशियंस। इस पॉलिटिशियंस में आप यह मत आंकना शुरू कीजिएगा कि यह कांग्रेस का है, यह लेफ्ट का है, यह फला रीजनल पार्टी का है, यह बीजेपी का है, सभी एक सरीखे लगेंगे आपको,
क्योंकि सब मिलकर इस देश के प्रतिनिधित्व को करने के बावजूद भी अगर उनकी जुबान पर वो शब्द नहीं आ पा रहा है कि संविधान द्वारा मिले गए हक को दिलाने के लिए हम इस लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर एक सवाल पूछना चाहते हैं, तो भी नहीं बोल पा रहे हैं, और सत्ता अपने तौर पर ताली तब भी पीट रहा है कि हमारी तो यही उपलब्धियां हैं। इससे बुरी स्थिति कुछ हो नहीं सकती है जो फिलहाल मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।